हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, कल किसी रीज़न की वजह से मैं सेकंड पार्ट अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं फिर से आज कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में दोनों आज ही अपलोड कर दूं। तो देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया था किस तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि आर एच विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। पहला था मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगस, चौथा प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। क्या आपको सब कुछ याद है? चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तभी हमें चीज़ें मेमोराइज हो पाएंगी। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायो क्या मतलब कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको ठीक करना है, अच्छा करना है, तो उसको बार बार रिवाइज हमें करना होता है। तो आज जिस टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं वो है अपना मोनरा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। तो आज जिस दूसरे टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है किंगडम मोनेरा। किसकी बात करेंगे? किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। तो मोनेरा के बारे में हमें कुछ बातें पहले जाननी पड़ेंगी। मोनेरा कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरे प्रोकैरियोट होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब पता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और केवल एक ही ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट है, वो है मोनेरा। बाकी सारे के सारे जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो सब कैसे हैं? यूकैरियोट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, सबसे पहले हम मोनेरा की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे उसके हैबिटेट की, कि वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। किसकी बात करेंगे? वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट के लिए एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर हमारी कॉपी में, सॉरी बुक में। उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटॉन। क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटॉन। कॉस्मोपॉलिटॉन का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, लगभग हर जगह ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, कई बार अनयूजुअल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ये तो यूजुअल है। यूजुअल हैबिटेट का मतलब कि मान लेते हैं वाटर के अंदर, अपने सराउंडिंग्स में। अभी आप सांस ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में भी सांस लेते टाइम भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वो तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें इन सब बैक्टीरिया से बचाकर रखता है। ठीक है, अगर आप सॉइल को भी देखोगे तो सॉइल भी अगर उठाकर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके अंदर भी आपको थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, फिर ये कुछ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पर लाइफ हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये डेजर्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? डेजर्ट्स में भी होते हैं। ये स्नो में भी होते हैं। कहाँ पर? स्नो में भी होते हैं। ये ओशियन तक में पाए जाते हैं। और तो और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं, पैरासाइट की, पैरासिटिक ऑन प्लांट और एनिमल्स, ऑन प्लांट और एनिमल्स। पैरासाइट समझते हो? पैरासाइट का मतलब होता है लिविंग, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर लिविंग। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके ऊपर ऐसे माइक्रोब ग्रो कर गया, तो उससे वो अपना न्यूट्रिशन ले लेगा और उसके ऊपर ही वो रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है,
समझ में आ गई बात। फिर हम बात करते हैं इसके शेप की। हैबिटेट हो गया, हैबिटेट के बाद हम क्या बात करेंगे, शेप, इनकी शेप कैसी होती है। तो पहला पार्ट हो गया, हमने हैबिटेट पढ़ लिया। अब हम इसके शेप की बात करेंगे कि इसके शेप क्या क्या होते हैं। तो शेप की बात करें तो ये कोकस हो सकता है, कैसा हो सकता है, कोकस हो सकता है, ठीक है। बताएंगे क्या क्या होते हैं। बैसिलस हो सकता है, विब्रियो हो सकता है, और स्पाइरेलम हो सकता है। क्या हो सकता है, स्पाइरेलम हो सकता है, ठीक है। कोकस होते हैं स्फेरिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस, ठीक है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरेलम, ठीक है। समझ में आया। तो देखो इस तरीके से ये स्फेरिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, ऐसे रॉड शेप्ड, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं। ये विब्रियो हो सकते हैं, कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, इस तरीके से कॉमा की शेप में हो सकते हैं, ठीक, इसकी शेप में, कॉमा की शेप में, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, स्पाइरल शेप हो सकते हैं, ऐसे स्पाइरल, ठीक है। किसकी शेप में हो सकते हैं, स्पाइरल की शेप में भी हो सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया, टोटल शेप कितनी होती है, 4 दे रखी है एनसीईआरटी में, वही हमें करनी है। फोकस स्फेरिकल शेप, बैसिलस रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरल स्पाइरल शेप। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, बताएंगे, जल्दी बताएंगे, आ गया समझ में, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें इसके शेप की, साइज की बात करें, अगर हम क्या बात करें, अगर इसके साइज की बात करें तो ये स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। इनका साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर में। देखो एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर। समझ में आ गया। और अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, इसकी बात करें, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्ल्यूरो, क्या होती है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर का। कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई हमसे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो उसको हम क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं यहाँ से अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोन्ड्रा क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटॉन वर्ड को याद रखने ना, काफ़ी अलग सा वर्ड एक आ गया हमारे पास, ठीक है। अनयूजुअल हैबिटेट में एज सच याद करने की तो खैर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। शेप से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ शेप कौन कौन सी होती है और कौन सी शेप को क्या बोलते हैं। जैसे पूछ लेगा वो, बताओ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, विब्रियो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैसिलस, स्फेरिकल शेप क्या होता है, कोकस, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। चलो हाँ, तो अब हमने बात कर ली किसकी, शेप की भी बात हो गई, स्ट्रक्चर की भी बात हो गई, सॉरी शेप की बात हो गई, साइज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मोनरा के स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ ये हमारा दे रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। वहाँ पर जब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन मैं वहाँ पर ये टॉपिक ना पढ़ाकर यहीं पर आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि जिससे कि मोनरा आपका यहीं पर ख़त्म हो जाए, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। समझ में आ रही है बात, ठीक है।
टॉपिक दोनों जगह है, दोनों जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा वहाँ दे रखा है, तो हम क्यों ना पूरा का पूरा यहीं पे पढ़ लें, ठीक है। पढ़ना तो वहाँ पर भी है ना, कंफ्यूजिंग होगी बाद में, कंफ्यूजन होगा मतलब बाद में फिर से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो अभी अगर चल रहा है तो अभी से अभी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी, है इंग्लिश ठीक लगी मेरी चलो हेडिंग डालेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं अब हम, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कई सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे अंदर के लेयर की हम बात करेंगे, क्या करेंगे, सबसे अंदर के लेयर की बात करेंगे। फिर उसके बाहर की लेयर की बात करेंगे, फिर सबसे बाहर के लेयर की बात करेंगे, ठीक है। ठीक नहीं बना बट आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे इसको। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरे बात रिपीट किया करो यार, है ना, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाली लेयर को बोलेंगे हम सेल वॉल, क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और सबसे बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं हम ग्लाइको कैलिक्स, क्या बोलेंगे, ग्लाइको कैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, लिविंग हो सकती है, लिविंग होती है, हो सकती है, होती है। और सेल वॉल क्या होती है, डेड स्ट्रक्चर होता है। अब हमें पता है लिविंग जो भी होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है, क्या करेगा, ग्रो करेगा। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको रुक जाए, कोशिश क्या करता हूँ यार, ये कोशिश क्यों आ रहा है बार बार, बता ही रहा हूँ ना। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, सेल एनवेलप, क्या बोलेंगे, सेल एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को तीनों को बोलते हैं हम सेल एनवेलप। और इस सेल एनवेलप का काम होता है प्रोटेक्शन का, क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। क्या समझ में आया। अब जैसा कि हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, तो लिविंग स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा, क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। अब वो ग्रोथ बाहर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी हो सकती है। तो पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे, इंटरनल ग्रोथ जो होती है उसकी बात करेंगे कि अंदर की तरफ जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अंदर की तरफ ग्रोथ होती है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे, सही है। तो अंदर की तरफ ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोजोम, क्या बोलेंगे, मीजोजोम बोलते हैं। इनके फंक्शन हम आगे देखेंगे, अभी हमें डायग्राम समझना है बस। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्या बोलेंगे, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। तो अंदर की तरफ ग्रोथ दो तरीके की होती है, मीजोजोम हो सकता है या फिर क्रोमैटोफोर हो सकता है, मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर, मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर याद कर लेंगे। फिर हमने जैसा कि कहा था बाहर की तरफ भी कुछ ग्रोथ होती है, क्या होती है, बाहर की तरफ भी कुछ ग्रोथ होती है, ठीक है। बाहर की तरफ ग्रोथ होती है इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम फिम्ब्रे, क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे, क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, एक मिनट एम रह गया यहाँ पर, फिम्ब्रे। इनको बोलते हैं पिलाई, क्या बोलेंगे, पिलाई। इसको बोल दिया हमने फिम्ब्री, मैं दोबारा से काट कर लिख देता हूँ ठीक से, फिम्ब्री। तो बाहर की तरफ दो ग्रोथ ये रही और एक ग्रोथ और होती है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, क्या बोलते हैं भाई, फ्लैजिला, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। अब इनके फंक्शन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, किसका, फ्लैजिला का फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का इसका काम होता है। फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट टू होस्ट,
अटैचमेंट टू होस्ट, ये होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करता है। और पिलाई का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में, किसमें? रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन होता है। क्या समझ में आया? तो टोटल कितनी आउट ग्रोथ होती है? 3 आउट ग्रोथ होती है और 2 अंदर की तरफ ग्रोथ होती है। अंदर की तरफ ग्रोथ क्या क्या होती है? म्यूजोसोम और क्रोमेटोफोर, ठीक है। और बाहर की तरफ जो ग्रोथ होती है वो 3 होती है। एक होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट और लोकोमोशन। मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, अभी स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है इसलिए, है ना। डायग्राम बना लो अभी अच्छे से, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे बना लेना यहाँ से, ठीक है, ये नहीं, समझ में आ गया। और बाहर की तरफ ग्रोथ होती है 3, फ्लैजिला, फिम्बरी, पिलाई। पिलाई का काम है रिप्रोडक्शन में, फिम्बरी का काम है अटैचमेंट टू होस्ट में, और पिलाई और फ्लैजिला का काम है मूवमेंट और लोकोमोशन में। और अंदर की तरफ जो ग्रोथ होती है वो होती है म्यूजोसोम और क्रोमेटोफोर, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये चीज हमने समझ ली। अब देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सराउंड करती है किसको? साइटोप्लाज्म को। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं भाई? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इनके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जीनोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे? जीनोमिक डीएनए। और जहां पर ये डीएनए प्रेजेंट होता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। भाई यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता तो इसको बोल देते न्यूक्लियोइड है ये जगह। यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल दूंगा न्यूक्लियोइड। तो मतलब जहां पर जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ में आया? तो इसके पास कितने डीएनए हैं? डीएनए कितने हैं बताओ? मोनरा के पास कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए हैं, ठीक है। एक तो इसका मेन डीएनए है जिसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा डीएनए क्या है इसके पास? प्लाज्मिड है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में हम बात करने वाले इन सारे स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, किसका कैसे कैसे क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी से बताएंगे। इसको नोट कर लो, जल्दी से डायग्राम बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो सही से, पूरा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी, हम बात करेंगे अब थ्योरी में सेल एनवेलप की। किसकी? सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप कौन कौन मिलकर बनाता था बताओ? सबसे बाहर वाला इसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। और तीसरा पार्ट क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इतना हमें याद है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो वो स्लाइम लेयर हो, स्लाइम लेयर मतलब चिपचिपी हो, ठीक है। या फिर कैप्सूल हो जो बिल्कुल टफ हो, थिक हो, ठीक है। तो स्लाइम लेयर हो सकती है जो कैसी होगी? लूज होगी। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है, लूज होगी और थिन होगी। लूज होती है और थिन होती है। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये टफ होता है, सॉरी हार्ड होता है,
और कैसा होगा, थिक स्ट्रक्चर होगा, हार्ड होगा और थिक स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये जैसे मान लेते हैं ये सेल वॉल थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और उसके बाहर आ गई ये ऐसे ग्लाइको कैलिक्स। तो कैसी दिखाई दे रही है, लूज दिखाई दे रही है और थिन दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, फिर सेल वॉल बनाई, फिर उसके बाद हमने बना दी क्या, एक थिक प्रोटेक्टिव कर्विंग, जिसको हमने बोला कैप्सूल, ठीक है। ये क्या हो गई, हार्ड दिख रही है, थिक दिख रही है। अच्छा मुझे बताओ जरा, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर कोई चिपचिपी लेयर है, उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देख लेते हैं अब इनके। इसका फंक्शन है अटैचमेंट टू होस्ट, भाई होस्ट से चिपकने में, होस्ट से चिपकने में ये हेल्प करती है। और डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है सूखने से, टूटने से बचाती है। डेसिकेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। ये कैप्सूल है ना, तो थिक है और हार्ड है, तो किस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है, किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है एस स्ट्रेन क्या होता है, आर स्ट्रेन क्या होता है। क्या ग्लाइकोकैलिक्स समझ में आ गया, ग्लाइकोकैलिक्स में हमें इतना ही जानना है बस। क्या ग्लाइकोकैलिक्स समझ में आया, बोलो, आ गया है ना, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, फिर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा क्या है, सेल वॉल। दूसरा पार्ट क्या है भाई, सेल वॉल है। सेल वॉल के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है किस किस में, सेल वॉल एब्सेंट होती है किस में, एनिमेलिया में। यार ये याद रखना, ये आसान सी चीज़ है। सेल वॉल एब्सेंट होती है किंगडम एनिमेलिया में, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है केमिकल की, किसकी, केमिकल की, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। हमारा पेन भाई खराब हो गया, जरा 1 मिनट वेट करेंगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस एक केमिकल है, इसका एक अपना स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि भाई हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अरे सो तो नहीं रहे हो यार, सोना नहीं है ना। अगर बोरियत हो रही है तो थोड़ा सा तेजी से इसको करके आगे बढ़ जाएंगे हम, मतलब 1.25 की स्पीड पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक। अब हमने देखा था कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। ये सेल वॉल है अंदर वाली, सेल वॉल डेड होती है। और डेड स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, इसका काम भी है रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। रिजिड मतलब दृढ़ता, ठोस करने की में हेल्प करता है ये। दूसरा उसको शेप प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, शेप प्रोवाइड कराएगा, है ना। और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, कौन सी सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देगा। फोर्थ क्या है, इसको प्रिवेंट करेगा बर्स्टिंग से। बर्स्टिंग का मतलब, जैसे मान लेते हैं कई बार क्या होता है, पानी के अंदर कोई सेल प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर वाटर एंटर करता रहता है। अब बीइंग लिविंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ग्रो करने लगती है, ग्रो कर करके ये सेल वॉल से टच हो जाती है, ग्रो करेगी, सेल वॉल से टच हो जाएगी, है ना। अब सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है, वो तो ग्रो नहीं करेगा, वो तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ये ग्रो नहीं करता। और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या किसी भी सेल को ये बर्स्ट होने से बचा लेता है। तो इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, शेप प्रोवाइड कराना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और बस्टिंग से बचाना। क्या इतना समझ में आ गया, क्या आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें, ग्राम स्टेनिंग। सेल वॉल से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, सेल वॉल से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। क्या है भाई, ग्राम स्टेनिंग एक टॉपिक है जो हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, क्या है, टेक्निक है जो इंट्रोड्यूस करी गई थी किससे, किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राम। क्या नाम था उनका, क्रिस्टियन ग्राम, क्रिस्टियन ग्राम उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कल्चर प्लेट ली, भाई लैब के अंदर कल्चर प्लेट सबने देखी होगी। उन्होंने एक कल्चर प्लेट ली, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उस पर एक केमिकल डाला, क्या डाला, केमिकल डाला जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट,
जिसका क्या नाम था भाई, क्रिस्टल वायलेट, और जिसको हम जेनिटियल वायलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनिशियल वायलेट भी बोलते हैं। क्रिस्टल वायलेट याद रख लेना तुम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उन्होंने वो केमिकल इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने बैक्टीरिया को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनिंग। क्या हो गई ये? स्टेनिंग हो गई। स्टेनिंग हो गई मतलब बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस केमिकल को एब्जॉर्ब जब ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉरी, जब इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उन्होंने देखा कि कुछ तो थे जो इन्होंने इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। फिर स्टेनिंग कराने के बाद इन्होंने करा दी डी स्टेनिंग। क्या करा दी? डी स्टेनिंग करा दी। डी स्टेनिंग का मतलब इन्होंने अल्कोहल से वॉश कर दिया, अल्कोहल से धो दिया इसको, ठीक है। जब अल्कोहल से धोया तो ये आसपास का जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। जब हट जाएगा, डी स्टेन कराने के बाद जब उन्होंने देखा तो कुछ के पास तो इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट दिखाई दिया, और कुछ के पास इनको क्रिस्टल वॉयलेट दिखाई नहीं दिया। कुछ के पास इनको क्रिस्टल वॉयलेट दिखाई दिया, जैसे देखो इनके पास क्रिस्टल वॉयलेट नहीं है, इनके पास क्रिस्टल वॉयलेट है। तो जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने उसको बोला ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव, है ना। क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव। टेक स्टेन, इन्होंने स्टेन को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? टेक कर लिया, ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को नहीं एब्जॉर्ब किया, उन्होंने उसको बोला ग्राम नेगेटिव। क्या बोला? ग्राम नेगेटिव। डू नॉट टेक या फिर एब्जॉर्ब स्टेन, उन्होंने स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? जब स्टडी करी गई तो इन्होंने देखा कि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है। भाई सेल वॉल थिन होती है, मतलब ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्रिस्टल वायलेट को, और जब उसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो वो निकल जाता है पूरा क्रिस्टल वायलेट जो होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या इंटरप्रेटेट हुआ कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक सेल वॉल होती है। कैसी होती है? थिक होती है सेल वॉल। समझ में आया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। तो इतना समझ में आ गया क्या? है ना। नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ उन्होंने क्या किया। एक कल्चर प्लेट ली, उन्होंने वहाँ पर एक केमिकल डाला क्रिस्टल वॉयलेट जिसका नाम था, और फिर उन्होंने उस बैक्टीरिया को उस पर ग्रो कराया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया थे। फिर इस प्रोसेस को बोल दिया स्टेनिंग। इन्होंने स्टेनिंग करा दी। स्टेनिंग का मतलब कलर डाल दिया उसमें। तो कुछ बैक्टीरिया तो स्टेन हो जाएंगे, मतलब कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया कलर को, उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं किया उनको बोला ग्राम नेगेटिव, है ना। तो जिन्होंने एब्जॉर्ब किया उनकी सेल वॉल कैसी पाई गई? थिक। जिन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया उनकी सेल वॉल कैसी पाई गई? थिन पाई गई। क्या समझ में आ गया इतना? मुझे लगता है मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूँ। ये वाली चीज़ क्या समझ में आई भाई? ठीक है, हाँ। तो नोट डाल के लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप द क्रिस्टल वॉयलेट ड्यू टू थिक सेल वॉल। भाई सेल वॉल अगर थिक होगी तो सेल एनवेलप भी क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, डू नॉट टेक या फिर एब्जॉर्ब क्रिस्टल वायलेट ड्यू टू थिन सेल वॉल। जिस सेल वॉल को हम क्या बोल सकते हैं? सेल एनवेलप। थिन सेल वॉल या सिर्फ थिन एनवेलप होने की वजह से
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने उसको थिक सेल वॉल या एनवेलप होने की वजह से एब्जॉर्ब कर लिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सेल एनवेलप का पार्ट है। देखें, हमने पहला पढ़ लिया, कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ, हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया। ठीक है, हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया। अब हमारी बारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, मैं वहां पर आपको अच्छे से बता पाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक पढ़ाते हैं, वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, इस तरीके से लगे होते हैं भाई लिपिड्स। क्या लगे होते हैं? लिपिड्स लगे होते हैं। ठीक है, कितनी लेयर होती है लिपिड की? देखो, 2 लेयर होती है, एक ये रही, एक ये रही। लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, समझ में आया? इट इज सिमिलर, ये सिमिलर होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। इट इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट, सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में सिमिलर होती है। क्या बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, जिसको हमने बोला क्या? सेल एनवेलप। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा पॉज करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे पूरे को। ठीक है भाई, बोर नहीं होना यार। ठीक है, बोर होगा तो कैसे काम चलेगा यार? बोर तो होने का सवाल ही नहीं है। बोर हो गए तो सारा इंटरेस्ट खत्म, सब कुछ लूज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट सोया था मैं, तो थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्सटर्नल एक्सटेंशंस हैं बैक्टीरिया के, उसके बारे में। तो हमने देखा था कि बाहर की तरफ कुछ आउटग्रोथ हो रही थी सेल मेम्ब्रेन से, और कुछ ग्रोथ जो थी वो अंदर की तरफ हो रही थी। तो पहले हम बात करते हैं बाहर जो ग्रोथ हो रही थी उसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और उस सेल मेम्ब्रेन से इस तरीके से फ्लैजिला अटैच है बाहर की तरफ। ठीक है, मैं केवल सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल होती है, और उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो ऐसे होती है। और यहाँ से आउटग्रोथ होती थी, हमने देखा था, और ऐसे फिम्बरी स्ट्रक्चर थे, और यहाँ से ही प्लाई निकले हुए। तो मैंने इतना डायग्राम जो है ये बाहर निकाल कर आपको बनाकर दिखाया है। क्या समझ में आई बात? चलिए, तो हम देखते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे फिम्बरी निकले हुए थे, और कुछ प्लाई निकले हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। किसकी बात करेंगे? फ्लैजिला की हम बात करते हैं। तो फ्लैजिला के देख रहे हैं यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। अब मैं खाली फ्लैजिला बनाकर आपको दिखाता हूँ। फ्लैजिला के कितने पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फ्लैजिला की है बेसल बॉडी। क्या है? बेसल बॉडी। बेस मतलब इसका, ये क्या है? इसका हुक, और ये है फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। समझ में आया? बेसल बॉडी का काम क्या होता है? It helps in attachment of filament to the flagella to the plasma membrane। ठीक है, ये फ्लैजिला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करने में या जोड़ने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? ये इसका बेस होता है। हुक का काम क्या होता है? हुक का काम क्या होता है? अभी 2 चीज़ों को आपस में जोड़ के रखना। हुक का काम होता है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ के रखना। ठीक है, तो ये किस किस को जोड़ के रख रहा है? फिलामेंट को और बेसल बॉडी को। ठीक है, और फिलामेंट किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। किसमें? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला के बारे में हमें इतना ही जानना है।
फ्लैजिला के बारे में फिर हम ट्यूबुलिन हम देखते हैं कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, उसका अरेंजमेंट होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, फिर वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे ट्यूबुलिन प्रोटीन और तुम्हें माइक्रोफिलामेंट और वो सब बताना पड़ेगा, तो वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताएंगे, फिलहाल यहाँ पर इतना ही बताऊंगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ आउटग्रोथ और होती है ना ऐसे, और कुछ इस तरीके से होती हैं। इन वाले आउटग्रोथ को बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। और इनको बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं। फिम्बरी में मेरा एम रह जाता है हर बार, यहाँ पर एम ऐड कर लेना, फिम्बरी, ठीक है। सबसे पहले हम इनके शेप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? शेप की बात करेंगे। तो इनका शेप होता है ब्रिशल शेप्ड, जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर निकले हुए, उनको बोलते हैं ब्रिशल शेप्ड होता है ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्यूबुलर शेप। देखो ट्यूबुलर के ऐसे दिखा जा रहा है, ट्यूबुलर शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। इनका नंबर ज़्यादा होता है, ये मोर इन नंबर होते हैं, मोर इन नंबर, और ये लेस इन नंबर, इनका नंबर कम होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू होस्ट। होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। होस्ट का मतलब समझते हो? अरे जिससे जाकर ये अटैच होंगे उसको होस्ट बोलेंगे, तो ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हम पिलाई की बात करेंगे। इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें? हमारी क्या मतलब इनका रोल होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? नोट डाल के लिखेंगे इनका कोई भी रोल, फिम्बरी एंड पिलाई, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कई बार, फिम्बरी एंड पिलाई डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंदर वाले हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब हम बाहर के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। चलिए इधर आएंगे, मैं थोड़ा लाइन से इसको सेपरेट करता हूँ और यहीं पर इसी पेज पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम। मैंने दो बताए थे, एक होता है मीजोजोम और दूसरा होता है, एक होता है मीजोजोम और दूसरा होता है क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक, ठीक है। तो इनमें से एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको बोलते हैं हम मीजोजोम। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, अंदर अंदर का बना रहा हूँ, मीजोजोम, ठीक है। एक होता है क्रोमैटोफोर जिसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? देखो अलग अलग शेप के होते हैं मीजोजोम, हाँ। इस वाली शेप को बोलते हैं लैमिला, इस वाली शेप को बोलते हैं लैमिला, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, है ना, इसको बोलते हैं वेसिकल। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या है? क्रोमैटोफोर। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? मीजोजोम की, ठीक है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखते हैं कि दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनफोल्डिंग्स होते हैं किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। इनकी शेप्स होती है, हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप होते हैं इनके, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? ट्यूब्यूल हो सकता है, ट्यूब्यूल शेप हो सकता है, इसको ट्यूब्यूल शेप बोलते हैं, ट्यूब के जैसा, ठीक है। इसको लैमिला बोल सकते हैं, लैमिलल शेप्ड, इसको हम वेसिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल हो गया, लैमिला हो गया, और क्या हो गया? वेसिकल शेप्ड हो गया, है ना। अब देखो ये इनफोल्डिंग्स है, इनफोल्डिंग्स इसलिए है जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, ठीक है।
different shapes helps in increasing surface area of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके शेप होते हैं। वो लैमिला हो सकता है, ट्यूब्यूल हो सकता है और वेसिकल शेप्ड हो सकता है। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक, तो यहीं पर थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना यहाँ पर आ जाएंगे। फंक्शंस ऑफ मीजोजोम, मीजोजोम के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके पास एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन मीजोजोम फॉर रेस्पिरेशन। तो भाई देखो, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में, वो काम यहाँ पर करता है मीजोजोम। ठीक है, जो काम हमें पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ गया? तो भाई रेस्पिरेशन तो बैक्टीरिया को भी करना ही पड़ेगा ना। तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? उसको बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, और मीजोजोम के अंदर कुछ एंजाइम के ऊपर कुछ प्रेजेंट होने चाहिए, एंजाइम प्रेजेंट होने चाहिए जो कि रेस्पिरेशन में उसकी हेल्प करें। तो इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है इसका? मीजोजोम किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। फिर इसका रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा। क्या समझ में आ गया? अभी मैं बताऊंगा डायग्राम से, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं चौथे फंक्शन की तरफ। ठीक है, चौथे फंक्शन की हम बात करते हैं इसके। फोर्थ फंक्शन, इसका फोर्थ फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इसका रोल सेल डिवीजन में भी होता है, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। फिफ्थ, ये कुछ चीज़ को सिक्रीट करना है तो ये उसके सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। और सरफेस एरिया तो बढ़ाएगा ही। भाई सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो जो एंजाइम है रेस्पिरेशन के वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, है ना, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? तो ये इंक्रीज करता है किसको? सरफेस एरिया को भी। ठीक है, क्या समझ में आ गया? सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल इनफोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्रोमैटोफोर एक स्पेशल टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जब हम अभी बैक्टीरिया पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में हमें काफ़ी जानना है। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि क्रोमैटोफोर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किसकी तरह होता है? इट इज सिमिलर टू थाइलाकोइड। इट इज सिमिलर टू थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड के जैसा होता है। थाइलाकोइड किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है। ठीक, किस में होता है? यूकैरियोट्स में। थाइलाकोइड का काम क्या होता है? ये प्लांट्स के अंदर होता है। कहाँ पर होता है थाइलाकोइड? यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट्स में होता है। किस में होता है? प्लांट्स में होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो थाइलाकोइड एक ऐसे, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ इसका। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। क्या बोलेंगे भाई? थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है, जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कहाँ पर होता है? थाइलाकोइड प्लांट्स में होता है, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम बैक्टीरियल सेल में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं।
सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? अगर बैक्टीरिया कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके अंदर इथाइलोकॉइड तो होता ही नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम किसका है? क्रोमेटोफोर का। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एज इट कंटेन्स पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि पिगमेंट्स का काम क्या होता है? ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इट कंटेन्स पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। ये तो मीजोजोम है, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से मैं अगर कोई स्ट्रक्चर बनाऊं और उसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? पिगमेंट्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? पिगमेंट्स प्रेजेंट हो। उसी को क्या बोलूंगा मैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलूंगा? क्रोमेटोफोर। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके भाई देखो, जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो होगा मीजोजोम। और मीजोजोम हेल्प करेगा किसमें? रेस्पिरेशन में। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर, जो हेल्प करेगा किसमें? सॉरी जो हेल्प करेगा किसमें? फोटोसिंथेसिस में। तो क्रोमेटोफोर का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, और मीजोजोम का काम होता है किसमें? रेस्पिरेशन में। कितनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, अलग से लिखकर बता देता हूँ। यहाँ पर क्रोमेटोफोर का फंक्शन होता है, क्रोमेटोफोर के पास होते हैं क्या? क्रोमेटोफोर के पास होते हैं पिगमेंट्स, ऐसे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस है ना, इसका एग्जांपल भी है क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, इसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये रहा। फिर दूसरा मीजोजोम की बात कर रहा था मैं। क्या बात कर रहा था? मीजोजोम की बात कर रहा था। मीजोजोम का काम क्या होता है भाई? मीजोजोम के कई सारे फंक्शन होते हैं। एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड कराने में। ठीक है, चौथा है सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इनफोल्डिंग्स हैं ये, तो इनफोल्डिंग्स तो इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। तो ऐसे हम मीजोजोम को और क्रोमेटोफोर को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। इसकी शेप कौन कौन सी होती है? ठीक है, ट्यूब्यूल होती है, वेसिकल होती है, ट्यूब्यूल, वेसिकल, और तीसरा एक लैमिला, लैमिला होता है। इतना हमें याद रखना है। अच्छा, क्रोमेटोफोर किसके सिमिलर होता है? थाइलाकोइड के जैसा होता है। बस हो गया, लो इतना सा तो था। फिर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिम्बरी का क्या रोल होता है? ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद कर लेना। फिम्बरी क्या करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट टू होस्ट, होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। प्लाई का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या काम होता है? रिप्रोडक्शन, इसका रोल होता है रिप्रोडक्शन में। फिर हमने और स्ट्रक्चर देखा था, फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट और लोकोमोशन का। ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें याद रखनी है, और इतना याद अगर हमारे हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया आपके। अगर नहीं आया तो बता सकते हैं भाई, कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई कुछ भी तुम्हें अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है अभय @अभय0917। यहाँ पर आप मुझको मैसेज करके मुझसे कोई भी जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। बाकी मैं इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो भी डाउट है अपना मुझे भेज सकते हैं, और अगर नंबर नोट करना है तो नंबर भी ले सकते हैं, मुझे पर्सनल कॉल करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं, 8824501536। तो कोई भी डाउट है क्लासेस से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, और ये मेरी पर्सनल आईडी है। ठीक है, लेकिन देर रात में कॉल मत करना यार, है ना, दिन में कोशिश करना, मैसेज कर देना पहले, कॉल डायरेक्ट मत करना एकदम से। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? इजाज़त है।
चलिए नोट करेंगे। राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, बच्चे कहते हैं कि सर आपकी राइटिंग गंदी है। देखो यार, अगर मैं थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा ना तो फिर यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कंटेंट इतना नहीं दे पाऊंगा। राइटिंग पर गौर मत करो इतना, राइटिंग का क्या है, राइटिंग आपकी मेरे से अच्छी है, मुझे पता है, ठीक है। तो चलो जो नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना है बाकी, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे, हमने देखा था कि भाई इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम बना के दिखा दूं आपको। डायग्राम तो पुराना भी बना रखा है हमने, एक बार उसी को देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, पता नहीं कहाँ चला गया, लेट मी चेक। देख लेता हूँ, यहीं कहीं वो ये रहा। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? हमने क्रोमैटोफोर पढ़ लिया, डन। हमने फिम्बरी पढ़ लिया, बिल्कुल डन। पिलाई पढ़ लिया, बिल्कुल, है ना। हमने सेल एनवेलप पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, चारों पढ़ दिए, ठीक है। फ्लैजुला पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ दिया भाई, ये 5 चीज़ें पढ़ ली हमने। मीजोसोम पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, जी सर पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। अभी हमारे पास बचा है, हमको ये पढ़ना है इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमें वो देखना है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है ना। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, राइबोसोम के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अभी एक बार अच्छे से फिर से डायग्राम को एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा डीएनए की, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे अगली, ऑर्गेनल्स। भाई कुछ कुछ ऑर्गेनल्स तो होती हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑफ किसके? बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले डीएनए है, 2 तरीके के तो डीएनए हो गए हमारे पास, ठीक है। एक हो गया हमारे पास जीनोमिक डीएनए, जो हमारा मेन डीएनए भी कहलाता है, ठीक है। कौन सा डीएनए? जीनोमिक डीएनए, जिसको हम मेन डीएनए भी बोलते हैं। जहाँ पर जीनोमिक डीएनए पाया जाता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इतनी चीज़ें तो हमको पता है भाई अभी तक। फिर हम देखेंगे अगला क्या होता है दूसरे तरीके का, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर। कैसा है देखो, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इस तरीके से होता है। जीनोमिक डीएनए तो ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। कितनी चीज समझ में आ गई? फिर अगला लिखेंगे दूसरा, दूसरे के बारे में जानेंगे हम। दूसरा है इंक्लूजन बॉडीज, है ना। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं ये हमें पता करना है ना, देखना है। फिर हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो जब इतना हम कर लेंगे तो हमारा पूरा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरुआत करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। कितना समझ में आ गया भाई, बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला वाला जैसे दैट इज डीएनए। डीएनए में भी जीनोमिक डीएनए की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डीएनए की। इसकी बात करेंगे बैक्टीरियल डीएनए की। बैक्टीरिया हैव 2 डीएनए। अब बार बार बताऊं क्या? चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। अच्छा, जो जीनोमिक डीएनए होता है, सबसे पहले जीनोमिक डीएनए की बात करता हूँ। जो जीनोमिक डीएनए होता है जहाँ पर वो पाया जाता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द प्लेस वेयर जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट। जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट, जहाँ पर जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब जीनोमिक डीएनए होता क्या है भाई? हमें पता है न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता। जो डीएनए होता है वो ऐसे ही डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा रहता है। अच्छा, डीएनए होता कैसा है बताओ? डीएनए होता कैसा है? इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। कैसा होता है? जीनोमिक डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। कैसा होता है?
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके का डीएनए आपको पता है ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है, और वो भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इतनी चीज समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं मैं इसके बारे में। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड के पास, न्यूक्लियोइड जिस जगह को बोलते हैं ना, उसको तो जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, सॉरी। जीनोमिक डीएनए हैव ऑल एसेंशियल जीन्स। एसेंशियल, बट डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, इतना तो पता है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? अब जीन भाई ऐसी कुछ पॉइंट्स होते हैं या फिर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने में, जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, एसेंशियल जीन होते हैं, और जीन जो होते हैं वो अलग अलग करेक्टर्स हमको शो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जीन के ऊपर, ठीक है। तो एसेंशियल जीन्स आर प्रेजेंट, जीनोमिक डीएनए हैव एसेंशियल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं वो जीनोमिक डीएनए के पास ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मिड की। किसकी बात करेंगे भाई, प्लाज्मिड की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में, नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करता, नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करते, लेकिन प्लाज्मिड जो होते हैं वो खुद से रेप्लिकेट कर जाते हैं। फिर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा जीन होते हैं। प्लाज्मिड कैरी एक्स्ट्रा जीन, प्लाज्मिड कैरी करते हैं एक्स्ट्रा जीन्स को, है ना। हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड है ये भी, और कैसा है, सर्कुलर है। डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है, सर्कुलर है। ऐसा देखो, दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, एक और एक, दो, और कैसा है, सर्कुलर है। फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। इसके पास एक्स्ट्रा जीन होते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है। कैसा है भाई, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो कि खुद से रेप्लिकेट कर लेगा। अगला पॉइंट है कि भाई क्या सारे बैक्टीरिया में के अंदर प्लाज्मिड होता है? नो, ऑल बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्लाज्मिड। सारे बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड नहीं होता, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे हम क्लास 12 में। कब? क्लास 12 में। जब हम क्लास 12 पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, प्लाज्मिड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। प्लाज्मिड का मैं बता दूं, प्लाज्मिड का जो इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मैं भूल जाता हूँ कॉपी को ऊपर करना, सॉरी बच्चों। ऑल बैक्टीरिया में दोबारा से बताता हूँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता। प्लाज्मिड जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक में। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। तो अभी इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। प्लाज्मिड से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बताओ बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से डीएनए होते हैं, तो हम बता देंगे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, और दूसरा हमारे पास प्लाज्मिड होता है, जो कि सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक जीनोमिक डीएनए होता है और दूसरा प्लाज्मिड होता है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब बस हम राइबोसोम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट, एक पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना राइबोसोम के बारे में, क्योंकि राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पर, आपको पता ही होगा, सेलुलर यूनिट ऑफ लाइफ में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल एक स्ट्रक्चर की, मतलब एक फीचर की हम बात बता देते हैं यहाँ पर। राइबोसोम का काम क्या होता है भाई? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। यार अब ये मत करना कि सर समझ में नहीं आ रहा यार, है ना, जुड़े रहोगे ना एंड तक।
अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे, एंड तक जुड़े रहोगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा आता होगा। ठीक है, बस आप जुड़े रहो, थोड़ा भरोसा रखो बस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं ज़्यादा बताना समझ नहीं रहा, ठीक, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब समझाना होगा, मैं तब समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं? कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? इनके फंक्शन होते हैं स्टोरेज फंक्शन। फंक्शन की बात करेंगे तो ये किसी चीज़ को स्टोर करने में हेल्प करता है ना? कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर करेगा? देखो, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं कुछ ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में? ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन ग्रैन्यूल्स का क्या होता है, और ये कैसे होते हैं ग्रैन्यूल्स? इनसॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल हो जाएंगे तो फिर फायदा ही नहीं होगा ना कुछ भी। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स किसको स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? फॉस्फोरस ग्रैन्यूल किसको स्टोर करेंगे? फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस को, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। समझ में आ गया? एक होते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं? साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। तो इतने तरीके के ये ग्रैन्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्या समझ में आ गया इतना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ। ये कैसे होते हैं इंक्लूजन बॉडीज? ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन, के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और क्या बनाते हैं? अलग अलग चीज़ें बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना मुझको टॉलरेट करने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप एंड तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, है ना, लगातार लिखना पड़ता है और अपने इस बिजी शेड्यूल में से मुझे कुछ टाइम भी निकालना पड़ता है। तो आपका भी बनता है कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन हो और मैं वीडियो बनाता रहूँ। क्योंकि अगर लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना बनाने के लिए। आपके लाइक और कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, पढ़ते रहें और एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से भी पढ़ लेना इस वाले पार्ट को, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तो पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।